तो इंटीग्रेशन एक्चुअली क्या होता है अगर जानना हो तो उसे एक तरह से कहा जाता है एंटी डिफरेंशिएशन। मीन्स कि ये डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, मतलब अगर हम पता कर लें कि वो फंक्शन किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके वो फंक्शन आया होगा, तो हमें उसका इंटीग्रल पता किया जा सकता है। मान लो दो फंक्शन है तुम्हारे पास एफ एक्स, इस फंक्शन को कहा जाए कि इंटीग्रेट करो, इस फंक्शन को बोला जाए कि इंटीग्रेट करो। तो अगर तुम एक दूसरा फंक्शन कैपिटल एफ एक्स जानते हो, जिसकी मदद से या जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाए और तुम्हें ये स्मॉल एफ एक्स मिल जाए, तो इस स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रल भी ये कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा। इसीलिए इसको एंटी डिफरेंशिएशन कहा जाता है। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि इसका यूज किया जाता है टू फाइंड एरिया, टू फाइंड एरिया अंडर वेरियस कर्व्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स होती हैं, उनके अंडर जो एरिया होता है उसे जब कैलकुलेट करने का हमारा मोटिव होता है, तो हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं, क्योंकि सारी कर्व्स रेक्टेंगल, स्क्वायर या स्फेयर के शेप में नहीं होती ना। इसलिए जैसे कि ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई कर्व इस तरह बनी हुई है, ठीक, यहां से स्टार्ट हुई है, एट एक्स इक्वल्स टू ए से स्टार्ट हुई है और x इक्वल्स टू बी पॉइंट है, यहां तक गई है। तो इस कर्व के बीच में जो एरिया है, कोई अगर हम चाहते हैं ये एरिया इस कर्व और x एक्सिस के बीच में ये एरिया कितना कवर हो रहा है, हम अगर ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो क्योंकि ये कर्व का शेप रेगुलर नहीं, इरेगुलरली शेप कर्व है, ठीक है, तो ना ही ये कहीं पे रेक्टेंगल बना रही, ना स्क्वायर, ना कोई ऐसा नॉन ज्योमेट्रिकल फिगर बना रही जिसका हमें एरिया का फॉर्मूला मालूम हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी कर्व में, इसी कर्व में एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस पे, मतलब ये इतना एक्स एक्सिस पे इतना डिफरेंस बहुत ही स्मॉल होगा, उस स्मॉल डिफरेंस को dx कहा जाता है। एक्स एक्सिस के दो पॉइंट्स हमने ऐसे चूज किए जिनके बीच में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, उसको हमने dx कह दिया। एक पॉइंट यहाँ पे होगा, मान लो k1, और एक पॉइंट यहाँ पे होगा k2। तो ये k1 और k2 के बीच का जो डिफरेंस है बहुत ही छोटा है, उसे dx कहा गया, ठीक। और जो इसकी लेंथ है ये y के बराबर होगी, ठीक है, जो y एक्सिस जितना भी लंबा होगा उसके अकॉर्डिंग y होगी। तो ये dx इतना स्मॉल शेप का है, dx की वैल्यू इतनी छोटी है कि जो कर्व यहाँ पे हमें इस तरह कर्व दिख रहा है वो dx होते ही, जब हम इस चीज को अंडर dx स्टडी करेंगे तो ये कर्व ना होके एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है, ठीक है। dx इतना छोटा सा है कि यहाँ पे जो dx वाला पार्ट है ऊपर की ओर, वो कर्व नहीं है, वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो अल्टीमेटली ये जो फिगर बना ब्लू लाइन से, ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के कई रेक्टेंगल बनाए जा सकते हैं जिनका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, उसे हम लोग y इंटू डी लिख सकते हैं। और इस तरह के कई रेक्टेंगल बनेंगे a से लेके b तक, तो हम लोग इंटीग्रल का साइन लगा के लिमिट लगा देते हैं a से b y इंटू डी, और इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें इस पूरे फिगर का एरिया मिल जाता है। इसी का यूज होता है इंटीग्रेशन में, और इस सिंबल को कहा जाता है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये सिंबल भी कुछ कर्व की तरह ही है, ठीक। सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन के सिंबल की बात की जाए, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन की बात की जाए, तो वो कुछ कर्व टाइप का एक लाइन है जो कर्व के फॉर्म में ये होती है,
ठीक, फिर इसके साथ हम लोग लिखते हैं फंक्शन जिसे हमें इंटीग्रेट करना है, और साथ में dx लिखते हैं। ये dx डिनोट करता है कि किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे x है, d के साथ dx है, मतलब हमारा इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा। जब हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं और इंटीग्रल के साइन पे लिमिट्स नहीं लगाते हैं, उस टाइप के इंटीग्रल को कहा जाता है इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल इन द सेंस कि डिफाइन नहीं है कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, बिटवीन विच 2 पॉइंट्स वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन, वो डिफाइन नहीं किया गया है यहाँ, तो इसे इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। मान लो हमसे कहा जाए कि a, b के बीच में fx नाम के फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है, तब हम लोग इसको राइट करते हैं इंटीग्रेशन का साइन a से b fx dx। इस टाइप के इंटीग्रल को कहा जाता है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल क्यों? क्योंकि यहाँ पे परफेक्टली डिफाइन किया गया है कि a से लेके b जो ये दो पॉइंट्स हैं a और b, x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b, जो ये दो पॉइंट्स हैं, इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, इसीलिए इस टाइप के इंटीग्रल को कहा जाता है डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, जब लिमिट्स डिफाइंड हो फंक्शन की जिसके बीच में हमें उसे इंटीग्रेट करना है, तो उसे हम कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रल, अदरवाइज इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक, इनडेफिनेट इंटीग्रल की खास बात यह है कि जब हम इंटीग्रेट करके अपना आंसर वाला फंक्शन पाएंगे, इंटीग्रेट जो हमारा इंटीग्रल आएगा आफ्टर इंटीग्रेशन, उसमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, उसमें एक कांस्टेंट हम लोग अलग से ऐड कर देते हैं, उसी कांस्टेंट को कहा जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, वो अनडिफाइंड होता है, उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती, हम एज अ वेरिएबल उसे सी करके या कहीं कहीं पे कैपिटल के करके डिनोट किया जाता है और बता दिया जाता है वे सी इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में ऐसा कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता, क्योंकि वहां पे सारी चीजें डेफिनेट हैं, हमें पता है कि हमारा फंक्शन कैसा दिख रहा है, कहाँ से कहाँ तक फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। लेकिन इनडेफिनेट के केस में कोई भी चीज परफेक्टली डिफाइंड नहीं है, इसीलिए हम लोग सेफ साइड पे रहने के लिए एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी साथ रख के चलते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के इंटीग्रेशन के क्या फॉर्मूले होते हैं उनको डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें इंटीग्रेशन करना है x की पावर n का विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx, ये होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ठीक, वेयर c is a constant of integration। हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक तरह से इनडेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में ही डिस्कस कर रहे हैं, चाहे हमारे इंटीग्रल्स डेफिनेट हो या इनडेफिनेट हो, उनके इंटीग्रल के फॉर्मूले सेम रहेंगे, बस खाली ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या तो रहेगा या तो चला जाएगा। जब डेफिनेट इंटीग्रल होगा तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, और इनडेफिनेट इंटीग्रल है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते रहता है, तो उसे प्लस सी के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो इनडेफिनेट के फॉर्म में डिस्कस करते हैं, डेफिनेट होगा तो अपने आप से हम लोग उसे सही कर लेंगे। तो x की पावर n का हो गया x रेज टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, वेयर c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेकंड है, अगर सिर्फ dx का करना हो, अगर सिर्फ dx का करना हो, या फिर इसे कह दो a dx का करना है हमें इंटीग्रेशन, वेयर a इज एनी कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू dx हमें करना है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है कोई भी कांस्टेंट नंबर किसी भी फंक्शन के साथ अगर मल्टीप्लाइड है तो उसे इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिया जा सकता है, तो ये हो जाएगा a टाइम्स dx। ठीक, a को हमने बाहर कर लिया। अब यहाँ पे dx के साथ हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि क्या है 1 है, dx के साथ अज्यूम कर लो कि 1 इंटू dx से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे दोबारा लिखा जा सकता है a इंटू एक्स रेज टू द पावर 0 dx लिखा जा सकता है ना, 1 को x की पावर 0 भी कहा जा सकता है। अब फॉर्मूला नंबर 1 के अकॉर्डिंग x की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो हो जाएगा a इंटू एक्स की पावर 1 प्लस c, और ax प्लस c, वेयर c इज अ कांस्टेंट इंटीग्रेशन।
तो ए डी एक्स का या सिर्फ डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा अब हम निकाल सकते हैं अकॉर्डिंगली। अगर ए कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसके साथ सिर्फ एक्स आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया होगा। थर्ड है 1/x का। 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो अगर याद होगा कि हम लोग log ऑफ x को जब डिफ्रेंशिएट करते थे तो हमें क्या मिलता था? 1/x। तो उसी तरह इस dx को अगर 1/x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, d टाइम्स log x इक्वल्स टू 1/x dx। ठीक, और इंटीग्रेट जब दोनों साइड किया जाएगा तो हमें पता चलता है कि 1/x dx एंटी डिफरेंशिएशन होता है इंटीग्रेशन का, मतलब ये हो जाएगा log x प्लस c, क्योंकि log x को ही डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x मिलता है, तो 1/x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो log x मिल जाएगा प्लस c। यहाँ पे c एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन है। फोर्थ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करते थे वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आता था, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, लेकिन एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऐड हो जाएगा, वो होता है c। c है जहाँ पे कांस्टेंट इंटीग्रेशन है। फिफ्थ है अगर हमें इंटीग्रेट करना है a की पावर x dx को, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर x dx, इसे हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर x अपॉन log a प्लस c। ठीक, बस यहाँ हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा जो a है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि लेस देन 0 के लिए log डिफाइन नहीं होता। ठीक, ये 5 फॉर्मूले हैं, इन्हें नोट कर लो। अब आगे फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। सिक्स्थ फॉर्मूला है इफ वी वांट टू कैलकुलेट द इंटीग्रल ऑफ sin x। sin x dx का इंटीग्रल हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर डिफरेंशिएशन पे गौर किया जाए कि हम क्या डिफरेंशिएट करते थे कि हमें sin x मिलता था, तो हमें याद आता है कि जब हम लोग cos x को डिफरेंशिएट करते थे तो माइनस ऑफ sin x आता था। तो एक्चुअली में अगर हमें सिर्फ प्लस का sin x चाहिए तो हमें किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा? तो हमें माइनस ऑफ cos x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सॉरी। अगर हम लोग माइनस ऑफ cos x को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? माइनस ऑफ माइनस sin x विच अल्टीमेटली गिव अस sin x। तो इसका मतलब ये हुआ कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस टाइम्स cos x प्लस अ कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। सिमिलर वे में अगर इंटीग्रल ऑफ cos x हमें कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो वैसे ही जाते हैं और तब हमें याद आता है डिफरेंशिएशन के अंदर कि जब हम sin x को डिफरेंशिएट करते थे तो cos x मिलता था, तो cos x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? sin x मिलेगा, लेकिन एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऐड हो जाएगा। ठीक, sin हो गया, cos हो गया। अब sec स्क्वायर x, हम लोग सिर्फ वही फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं जो हम लोग अंडर डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। अगर ध्यान से देखा जाए sec स्क्वायर एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा? तो अगर याद किया जाए पुराना, तो जब डी बाई डी एक्स ऑफ tan x करते हैं तो हमें sec स्क्वायर एक्स मिलता था। तो जब sec स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? tan x प्लस c, कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन। 9th है, अब किसका बचा? sec x इंटू tan x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? तो फिर से इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे तो हमें मिलेगा sec x प्लस c, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन sec x प्लस tan x आता था। 10th फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx। तो वो भी उसी तरीके से याद करो कि cot को डिफरेंशिएट करते थे तो माइनस cosec स्क्वायर x मिलता था। cot को जब डिफरेंशिएट करते थे तो माइनस ऑफ cosec स्क्वायर एक्स मिलता था। तो इसका मतलब हमें सिर्फ प्लस ऑफ cosec स्क्वायर एक्स चाहिए, सिर्फ प्लस ऑफ cosec स्क्वायर एक्स चाहिए, तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा माइनस ऑफ cot x को, जैसे sin x के केस में हुआ था। तो ये हो जाएगा माइनस cot x प्लस c। 11 फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx, ये हो जाएगा माइनस ऑफ cosec
एक्स प्लस सी। तो ये हमारे सारे फॉर्मूले हो गए इंटीग्रेशन के। इन्हें लिख के याद करेंगे तो याद हो जाएगा आसानी से सारे। ये बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस के इंटीग्रल के क्या फॉर्मूले होते हैं वो थे 11 पॉइंट्स में। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज इंडेफिनिट इंटीग्रल की। उसमें इसकी पहली प्रॉपर्टी ये आती है कि अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें किसी फंक्शन के इंटीग्रल को, मतलब एक फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, उसे हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके हमें जो मिला हमने उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, तो हमें जो मिलेगा वो एक्चुअली में हमें वही फंक्शन मिल जाएगा जिसको हमने इंटीग्रेट किया था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और वो ऑब्वियस है क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के एंटी होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये डी बाई डी एक्स और ये इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, हमारे पास जो बचेगा वो अपना वही फंक्शन बचेगा जिसे हमें इंटीग्रेट करना था या डिफरेंशिएट करना था। ठीक है, अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी ये कह रही है कि इफ वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन मल्टीप्लाइड विद अ कांस्टेंट के dx, ठीक, एक फंक्शन एफ एक्स जो कि किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई है और उसका हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, देन वी कैन टेक आउट दैट कांस्टेंट क्वांटिटी के आउटसाइड द साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड देन इंटीग्रेट द फंक्शन फ्रीली। तो वो कांस्टेंट जब के था फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई था और हमें उसे इंटीग्रेट करना था, तो उस कांस्टेंट क्वांटिटी के को हम लोग इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ला सकते हैं और फिर फंक्शन को इंटीग्रेट करके जो इंटीग्रल मिलेगा उससे के को बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि इंटीग्रेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एग्जैक्टली इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक तरह से, जैसे एक फंक्शन है f1x प्लस f2x, दो अलग अलग फंक्शन है f1x और f2x, उनके सम को हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो या तो हम लोग पहले f1x और f2x को ऐड कर लें और फिर इंटीग्रेट करें इफ पॉसिबल। हर बार जरूरी नहीं कि दो फंक्शन का जो सम आए उसका इंटीग्रल हमें मालूम हो। तो बेटर वे क्या होता है कि अगर उन दोनों फंक्शंस के सेपरेट इंटीग्रल्स हमें पता है तो उन्हें सेपरेटली इंटीग्रेट कर लिया जाए। f1x dx को सेपरेटली इंटीग्रेट कर लें, f2x dx को सेपरेटली इंटीग्रेट कर लें और बाद में उसे ऐड कर दें, तो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह हो गया। और फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी भी इसी थर्ड प्रॉपर्टी का एक एक्सपेंडेड वर्जन है कि अगर हमें इंटीग्रेशन करना है n फंक्शंस का जो एडअप है f1x प्लस f2x प्लस डॉट 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 प्लस ऑफ fnx, n फंक्शंस के सम को इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग उन n फंक्शंस को सेपरेटली इंटीग्रेट कर लें एंड देन उन्हें ऐड कर देते हैं उनके इंटीग्रल्स को। f1x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx प्लस डॉट डॉट एट लास्ट इंटीग्रेशन ऑफ fnx dx। ठीक है, एक तरह से एक्सपेंडेड वर्जन हो गया उसका। तो ये कॉमन सी प्रॉपर्टीज ही याद रहेंगे, इनको कोई खास बात नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।